So hello friends, welcome back to our channel TNC JEE. Myself Raj from NIT इलाहाबाद। कल आप लोगों को पता होगा कि सीबीएसई का टर्म 1 का पेपर ऑब्जेक्टिव हो चुका है। दोनों ही सेट पब्लिक भी हो चुके हैं और काफी जगह सॉल्यूशंस भी आ चुके हैं। बेसिकली मैंने सोचा कि दोनों के डिटेल्ड सॉल्यूशंस डाले जाए, क्योंकि मैक्सिमम जगह जहाँ पर आया वहां पर बच्चों से पोल करवा के या मतलब इस तरह से कुछ करवा के आंसर बता दिए गए। डिटेल्ड सॉल्यूशंस मेरे को देखने को ऐसा ज्यादा कहीं नहीं मिला, तो मैंने सोचा डिटेल्ड सॉल्यूशन बताया जाए दोनों टर्म 1 टर्म 2 के पेपर, टर्म 1 के दोनों पेपर्स के। तो उससे पहले एक छोटा सा एनालिसिस में बताना चाहूंगा कि बहुत बच्चों को जो सेट 1 आया था, दे फाउंड इट अ लिटिल बिट मोर ट्रिकियर एंड टफर देन सेट 2। ये बात बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि सेट 1 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी थे वो कहीं ना कहीं थोड़े ज्यादा कैलकुलेटिव या थोड़े ज्यादा थिंकिंग वाले थे या लंबे थे एज कम्पेयर टू सेट 2। सेट 1 के जो क्वेश्चंस थे, तो लेकिन केस स्टडी अगर देखी जाए तो सेट 2 की जो केस स्टडी थी वो ज्यादा टफ थी एज कम्पेयर टू सेट 1। तो एक छोटा सा एनालिसिस था दोनों पेपर्स का। ओवरऑल पेपर मॉडरेट था, नाइदर इट वाज ऑन अ वेरी इजियर साइड, नाइदर इट वाज अ वेरी टफर साइड, इट वाज अ मॉडरेट पेपर। इन ऑल थोड़ी बहुत एरर्स भी थी सीबीएसई के, वो हम देखेंगे अभी। तो इस वीडियो को मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े शॉर्ट वीडियो में 1-1.5 घंटे में कम से कम एक सेट सॉल्व करके आप लोगों को डिटेल सॉल्यूशन, क्योंकि आगे भी आपको पेपर देना है तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे पेपर को अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। तो वो हम स्टार्ट करते हैं। एलपीपी और के ग्राफिकल क्वेश्चंस और रिलेशन फंक्शन के, तो वो इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, वो ज्यादा है भी नहीं, दे आर रिलेटिवली इजी, वो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे और आपने देख भी लिए होंगे। मेनली मेरा टारगेट है कि जो बाकी हैवी वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, कैलकुलस हो गया आपका जो भी पार्ट है, उनके सॉल्यूशंस मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट करूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से सेट ए के। पहला क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन का है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका 4 + 3 cos x, और पूछा गया कि फंक्शन कैसा है। देखो cos x आ जाए, cos x वैल्यू 1 to 1 तो होगा नहीं, क्योंकि ये वैल्यू एक ही मतलब अलग अलग इनपुट्स के लिए सेम वैल्यू देता है। π/2 पे सेम देगा, 3π/2 पे सेम देगा, तो इस तरह से ये चलता है। 0 पे सेम देगा, 2 पे सेम देगा, तो ये चीज इसकी चलती है। तो 1 1 तो होगा नहीं, तो नॉट 1 1। ठीक है, अब पूछा गया क्या सब्जेक्टिव है, क्योंकि फंक्शन R to R डिफाइंड है। क्या रेंज में सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं, तो वो चीज तो है नहीं, क्योंकि ये -1 से 1 तक जा सकता है। तो ये अगर -1 से 1 जा सकता है तो ये 4 - 3 से 4 + 3 तक जा सकता है। तो इसका जो रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी क्लोज इंटरवल 1 to 7। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था y = cot inverse x and x is less than 0, ये कंसीडर करके आपको बताना था। तो देखो आप इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीका में बता रहा हूँ कैसे करना है। आप मान लो कोई, आप ये वाला फॉर्मूला याद करो, cot inverse z माइनस z, कुछ भी z, कोई मान लो √3 कुछ भी है, माइनस ले लिया है, तो इसमें होता है π - cot inverse z, मतलब वैल्यू पाई से तो छोटी आ रही है, पाई से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब ये भी बोल दिया गया है कि लेस देन 0 है। ठीक है, अच्छा, तो एक बात तो पक्की कि और दो ऑप्शंस आपके पास है। एक में है π/2 से लेकर y की वैल्यू इक्वल टू पाई है, और एक ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें π/2 से लेकर वैल्यू लेस देन पाई है। अब इन्हीं दोनों में से सेलेक्ट करना है। देखो पाई से तो छोटी होगी, क्योंकि पाई से कुछ माइनस हो रहा है, और पाई तक मैक्सिमम जा सकता है। लेकिन क्या इक्वल टू और लेस देन के साइड में दिक्कत आ रही है, इक्वल टू होगा कि लेस देन होगा। सिंपल सोचो, अगर इसको इक्वल टू होना है तो सिंपल सी बात है यहाँ 0 आना चाहिए। वो कॉट इनवर्स जो आपका z है वो किसी भी केस में 0 नहीं आएगा, तो 0 नहीं आएगा मतलब पाई के इक्वल नहीं होगा, लेस देन होगा। तो बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ फंक्शंस R to R डिफाइंड बाई, नंबर ऑफ फंक्शन नहीं, नॉट R to R, 1 2 3 4 5, और इसको दिया गया है a, b तक 1 1 फंक्शंस पूछे गए। क्लियर सी बात है, 1 1 फंक्शंस के लिए 1 1 ये होगा ही नहीं, 0 फंक्शंस होंगे, 0 1 1 फंक्शंस, क्योंकि उसमें जो डोमेन आपका को डोमेन जो आ रहा है, या जो आपकी ये रेंज निकल कर आ रही है, वो सिर्फ ए, और आप ऑप्शन सिर्फ ए और बी में से ले सकते हैं, जबकि इधर आपके 5 है, तो 1 1 फंक्शन होने का कोई चांस नहीं, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है a = 4 2 - 1 1 a - 2i a - 3i मल्टीप्लाई a - 2i मल्टीप्लाई a - 3i। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? तो a - 2i अगर आप करके देखिएगा तो ये आपका आ जाएगा 4 - 2 2, और यहाँ 1 - 2 - 1, ये तो -1 रहेगा और ये 2 ही रहेगा एज इट इज, क्योंकि वो 0 में सब्ट्रैक्ट हो रहा है।
और a माइनस थ्री आई जब करिएगा तो ये आ जाएगा 4 माइनस थ्री और ये 1 माइनस थ्री, तो ये -2 हो जाएगा और ये 2 और ये एज इट इज 1 रह जाएगा। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो 2 इंटू टू -2 ये 0, फिर 2 इंटू टू 4 -4 ये 0, फिर -1 प्लस 1 0 और उस तरह चौथा करेगा तो 0, तो ये आपका आ जाएगा नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। अच्छा अगला क्वेश्चन है, P इज अ 3 into 3 मैट्रिक्स सच दैट P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 2P प्लस I। लेट मी सॉल्व इट, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। P ट्रांसपोज की वैल्यू दी हुई है 2P प्लस I, तो इसमें आपको फिर P की वैल्यू निकालनी, दोनों साइड ट्रांसपोज ले लो, ये हो जाएगा 2P प्लस I ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A ही हो जाता है, तो ये P हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू 2P ट्रांसपोज प्लस I, ब्रैकेट खोल दो, I तो वैसे ही रहेगा। अब P ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये वाली उसको यहाँ पुट कर दो, तो P इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2P प्लस I प्लस I, तो ये आपका हो जाएगा P इज इक्वल्स टू 4P प्लस 3I, तो -3P हो जाएगा आपका 3I के बराबर और P आपका हो जाएगा -I के बराबर। हमने किया क्या, इस साइड P ट्रांसपोज लिया था, दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया, तो दोनों तरफ ट्रांसपोज लेने पे क्या होगा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज नॉर्मल मैट्रिक्स आ जाएगा और इधर ब्रैकेट खोल दिया तो ट्रांसपोज प्लस I, फिर जो ट्रांसपोज की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी उसी को जो हमने नई क्वेश्चन निकाली उसमें पुट किया, तो ये आपका सॉल्व होके P इक्वल टू -I आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज 2 into 3, मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा गया है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 into 3, जस्ट अ सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 7। A जो है वो आपका 2 into 3 मैट्रिक्स है, B जो है वो आपका 3 into 2 मैट्रिक्स है और C जो है वो आपका 3 into 3 मैट्रिक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, इनमें से कौन सा डिफाइंड नहीं है। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि मतलब डेफिनेशन के लिए क्या होता है मैट्रिक्स का, कि जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स m into n का उसी के साथ मल्टीप्लाई होगा जिसका कुछ जो ऑर्डर हो वो n into z हो कुछ, तो मैट्रिक्स आपका बन जाएगा m into z का। ऐसा नहीं कि ये n की जगह कुछ y हो या कुछ और नंबर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप इसमें चेक करके देखोगे तो जो आपका पहला ऑप्शन आ रहा है C A प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है, देखो B का 3 into 2 है, B ट्रांसपोज का जो आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर जाएगा वो 2 into 3 हो जाएगा, तो 2 into 3 और 2 into 3 A ऐड तो हो जाएगा, A प्लस बी ट्रांसपोज का जो ऑर्डर आएगा दैट कम्स आउट टू 2 into 3, ठीक है, 2 into 3 आ गया, 2 into 3। अब जब आप इसको C के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3 into 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 into 3, हाँ 3 into 3, तो देखो यहाँ देखो ये दोनों अलग आ गए, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो ये मल्टीप्लिकेशन ही नहीं हो पाएगी, इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए डिफाइंड नहीं, क्यों डिफाइंड नहीं, क्योंकि बी का ऑर्डर था, हमने बी ट्रांसपोज का ऑर्डर लिखा, देखा एक के साथ ऐड तो हो रहा है, लेकिन जब 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो ऑर्डर का दोनों जो मैट्रिक्स हम लेते हैं m into n और n into z, तो ये इसका सेकंड वाला और इसका फर्स्ट वाला ये सेम होने चाहिए, अगर ये सेम नहीं हुए तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो इस केस में ये 3 आ गया 2 आ गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सेम क्वेश्चन बहुत पहले आईआईटी में पूछ रखा था, काफी पहले मतलब 2005-4 के आसपास, वहीं से उठा के दिया हुआ है, डिजिट्स बस चेंज है, a 2 अल्फा 2 अल्फा ये, और a क्यूब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 27 दे रखी है, तो इसका एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि a की पावर n डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट a की पावर n। तो इसको अप्लाई करते हुए अगर आप इसी को लिख लो a स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 की पावर अल्फा माइनस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 की पावर क्यूब इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब क्यूब कट गया आपके, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 आ गया, अल्फा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 7 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर डी यही है, आई गेस, हाँ ऑप्शन नंबर डी यही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 5 3 -1 -7 x -3
और 9 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये आपके डिटरमिनेंट सॉल्विंग का क्वेश्चन है, किसी भी रो किसी भी उसके अलॉन्ग एक्सपैंड कर लो, आपका आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इनवर्स का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 into 2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना कोई मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो आप आराम से चेक कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 11 भी इनवर्स का है, उसका आंसर मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका एक मैट्रिक्स आया है 1 0 0 0 1 0 और 59 69 -1। जब आप इसका इनवर्स निकालोगे तो आप आंसर देखोगे कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, मतलब मैट्रिक्स खुद का ही इनवर्स आ रहा है इसमें, इस केस में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। मैंने जो यहाँ से छुड़वा रखे हैं क्वेश्चन नंबर 9 to 11, तीनों मैट्रिक्स हैं, तीनों बहुत ही सिंपल है, इनवर्स कुछ गलती हो सकती है तो कैलकुलेशन की। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इफ द फंक्शन fx is equals to 3x minus 8 2k x less than 5 and x greater than 5 is continuous, find the value of k। 5 की कंटिन्यूटी चेक कर लो, तो अगर यहाँ पे 5 का वैल्यू डाल के देखोगे तो यहाँ पे 3 into 5 minus 8, 3 into 5 minus 8 आपका हो जाएगा 7, और इधर आपका वो 2k के बराबर होना चाहिए। LHL RHL बराबर कर लो, कैसे भी कर लो, तो k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7/2। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। fx is equals to greatest integer x, इसमें की डिसकंटिन्यूअस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस आर ओनली डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर पॉइंट्स। इसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है -2, उसके बाद वाला ऑप्शन है 1.5 1.5 और लास्ट ऑप्शन है 1। तो आप चेक कर लो, इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि इंटीजर्स पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होते हैं। 1.5 पे कंटिन्यूअसली चेक कर लो, अगर f 1.5 की वैल्यू भी 1 है, f 1.5 लेफ्ट हैंड की भी वैल्यू 1 है और f 1.5 राइट हैंड की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, तो तीनों वैल्यू 1 है तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा 1.5 पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। y is equals to tan inverse e की पावर 2x, dy over dx निकालना आपको। तो dy over dx निकालने के लिए इस वाली चीज को डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगी 1/1 प्लस इसका स्क्वायर e की पावर 2x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय चेन रूल रखेगा, जो अंदर वाली चीज है उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा e की पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2e की पावर 2x अपॉन 1 प्लस e की पावर 4x। ये आपका ऑप्शन नंबर ए बैठा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया हुआ है कि y स्क्वायर 2 - x इज इक्वल्स टू x क्यूब। dy over dx निकालना है, फाइंड dy over dx एट 1,1। पहले 1,1 पे y की वैल्यू निकाल लो। 1 पे y की वैल्यू क्या आ रही है, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/1, तो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं आगे। मैं इस साइड इरेज कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन ना समझ आए कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, या मैं उसका हैंड रिटन सॉल्यूशन दोबारा लिख के भेज दूंगा, या फिर वीडियो को बैक करके एक बार देख लेना। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बन जाए, वरना वो फिर प्रॉब्लम करेगा अपलोडिंग के टाइम। y स्क्वायर 2 - x इज इक्वल्स टू x क्यूब, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, y इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब डिफरेंशिएट कर दो यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 15 का कंटिन्यूएशन है इसी का जो यहाँ चल रहा है। डिफरेंशिएट कर दो तो ये आपका हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x क्यूब अपॉन 2 - x। दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो 2y dy over dx इज इक्वल्स टू, डिवीजन रूल लगा दो, इसका स्क्वायर तो 2 - x मल्टीप्लाइड बाई इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस -1 नीचे वाली चीज का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाई x क्यूब। ये आ जाएगा आपका। अब इस पे देख लो y की वैल्यू प्लस माइनस 1 है। ठीक है, कोई भी वैल्यू रख के देख लेंगे। 1,1 पे निकालना है हमें, तो मतलब हमें y की वैल्यू 1 लेनी है, कंसीडर 1 क्योंकि हमें गिवन है 1,1 पे निकालना है। ठीक है, तो 1,1 पे 2 dy over dx इज इक्वल्स टू 1, तो ये 1 डालने पर हो जाएगा 2 - 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस ये प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 इंटू 1 अपॉन 2 - 1 1। तो dy over dx की आपकी वैल्यू यहाँ पे निकल कर आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 2। 2 आंसर हो जाएगा, 2 इसका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, 2 आपका ऑप्शन नंबर ए है। चलो जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। Just let me check out how. Question number 16.
क्वेश्चन नंबर 16 में द एंगल बिटवीन द कर्व्स, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द कर्व एट, क्वेश्चन नंबर 16 आपका, द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स टू द कर्व एट y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एट द पॉइंट्स 2, 0 एंड 3, 0। टेंजेंट के हमें क्या करना है, स्लोप निकालनी है। स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका डेरिवेटिव निकालो, dy ओवर dx निकालो, कितना आ रहा है, तो dy ओवर dx आपका आ जाएगा 2x माइनस 5। 2, 0 का अगर इसको आप इवेलुएट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 माइनस 1, और dy ओवर dx अगर आप निकालोगे 3, 0 पर तो ये आपका वैल्यू पुट करने पर आ जाएगा 1। देखो इसमें कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, दोनों प्रोडक्ट्स का जो स्लोप है उनका मल्टीप्लीकेशन -1 आ रहा है। याद करो स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ टू स्ट्रेट लाइन कम्स आउट टू बी -1, प्रोडक्ट अगर -1 आ रहा है देन दे आर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री टू ईच अदर। द आंसर 5/2 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द इंटरवल इन व्हिच द फंक्शन y इज इक्वल्स टू x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x इज इंक्रीजिंग। देखो इंक्रीजिंग, अब इसमें देखो डिफरेंशिएट करो फंक्शन को, तो y डैश की आपकी वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 12x। ठीक है, कॉमन ले लो 3x को, ये x प्लस 4 हो जाएगा। जस्ट मैं यहाँ इरेज कर रहा हूँ। हाँ, वहां से कॉमन डिफरेंशिएट किया, 3x स्क्वायर प्लस 12x आ गया। फिर y डैश को लिखना हमने 3x कॉमन लिया, 3x x प्लस 4। नंबर लाइन बना लो, दिस इज नोन एज बेबीज कर्व मेथड। यहाँ -4, क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, एक 0 आ गया, एक -4 आ गया, -4 0। 0 से हर बड़ी नंबर में वैल्यू पॉजिटिव है, -4 और 0 के बीच नेगेटिव है, और फिर -4 से छोटी हर वैल्यू, -4 से छोटी हर वैल्यू मान लो, आप कुछ भी मान लो, -5 मान लो, तो -5 पे देखो ये चीज आपकी पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपका जो, और आपको इंक्रीजिंग फंक्शन लेना चाहिए। इंक्रीजिंग का मतलब है कि y डैश आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो इसमें आंसर आपका आ जाएगा -∞ से -4 यूनियन 0 से इंफिनिटी। ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। बट इसमें देखो सीबीएसई ने गलती की है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल होना चाहिए था। रीजन भी इन्होंने इंक्रीजिंग पूछा है, इन्होंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं पूछा है। पर सीबीएसई में इतना बहुत चलता है कि वो लोग मतलब थोड़ा बहुत इतना ध्यान नहीं देते। तो अगर इंक्रीजिंग है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अगला पूछा है क्वेश्चन नंबर 18, वैल्यू ऑफ x फॉर विच x माइनस एक्स स्क्वायर इज मिनिमम। ये मिनिमम किसके लिए, सिंपल है, डिफरेंशिएट कर दो fx को, fx इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर, f डैश x की वैल्यू आ जाएगी, आसान क्वेश्चन है, 1 माइनस 2x, इसको 0 की इक्वेट करा दो, x की वैल्यू हाफ आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगला फिर एक एलपीपी का क्वेश्चन है, इधर कॉर्नर पॉइंट से आप निकाल के देख सकते हो कि मतलब जिससे भी वो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। और एक फिर अगला उसका भी एलपीपी टाइप है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, सेक्शन बी पर आ जाते हैं। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन रिलेशन सेट का मैंने बोला कि वो सब आसान है, वो आप कर लोगे। उसके बाद सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में एमबीक्यूटी है। क्वेश्चन नंबर 22 में मतलब वैसे तो आंसर क्लियर है, बट सीबीएसई इसमें 2 ऑप्शन कंसिडर कर सकती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसा उन्होंने जान के नहीं दिया है, गलती से हुआ है जो हुआ है। बाकी हो सकता है उन्होंने फंसाने के लिए भी दिया हो। सेक्शन बी पर आ जाते हैं, सेट 1 सेक्शन बी। मैंने बोल दिया रिलेशन फंक्शंस और एलपीपी के मैंने नहीं लिए हैं, वो इजी भी हैं प्लस ग्राफिकल भी हैं, तो आप कर सकते हो, बाकी मैं सारे बता रहा हूँ। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया fx इज इक्वल्स टू 1/x। देखो उन्होंने जो फंक्शन डिफाइन किया उन्होंने डिफाइन कर दिया r2r, हैड दे डिफाइंड इट फ्रॉम r माइनस 0, तो आंसर मतलब बहुत बच्चों ने जो मार्क किया होगा। जैसे देखो fx इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसा होता है, इट कम्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, लेकिन फंक्शन 0 पे डिफाइंड नहीं, और उन्होंने यही चीज रेंज में मेंशन नहीं की है। उन्हें मेंशन करना चाहिए था कि फंक्शन 0 पे डिफाइंड नहीं, लेकिन अगर वो यही पूछना चाहते थे घुमा के, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और अगर ये चीज नहीं थी उनके दिमाग में कि मतलब उनसे ये छूट गया गलती से, तब इसका आंसर आप देख लो कि एक वैल्यू के लिए एक ही, मतलब एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आ रहा है, तो फंक्शन 1 भी है और अच्छा 1 है, लेकिन ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं, क्योंकि 0 कभी नहीं आएगा, तो ऑन टू नहीं है, जिसका आंसर हो जाता फिर 1 तो एक ऑप्शन 1 है और एक ऑप्शन है डी ऑप्शन है नॉट डिफाइंड। इसी के बीच एम्बिग्यूटी है। देखो लॉजिकली देखा जाए, अगर ये कोई सीबीएसई का बन होता तो इसका आंसर नॉट डिफाइंड होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो रेंज दी है उसमें उन्होंने 0 इंक्लूड कर लिया, तो 0 का फंक्शन नॉट डिफाइंड है, तो आंसर नॉट डिफाइंड रहता। बट अगर उन्होंने गलती से एरर छोड़ा है तो इसका आंसर 1 होना चाहिए। रीजन भी फंक्शन 1 है, ऑन टू नहीं है, और रियल नंबर्स इसकी रेंज में नहीं आ रहा है, 0 इसकी रेंज में नहीं आ रहा है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ी एम्बिग्यूटी है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, एक फंक्शन एफ एन डिफाइंड है n+1/2 इफ n इज ऑड, और एक है n/2 इफ n इज इवन। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के बारे में आप एक चीज देखो, इन्होंने डिफाइन कर रखा है फंक्शन को n to n, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर फंक्शन डिफाइंड है। अब इनपुट डालते जाओ, देखो अगर यहाँ पे 1 डालोगे n की वैल्यू, अगर n को 1 रखोगे तो भी आउटपुट आपका 1 आ रहा है, और यहाँ पर n की वैल्यू 2 डालोगे तो भी आपका आउटपुट जो हो रहा है वो आपका 1 आ रहा है, मतलब फंक्शन 1 1 तो है नहीं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, फंक्शन 1 1 तो है नहीं, तो जितने भी ऑप्शंस में लिखा होगा 1 1 वो तो होंगे नहीं। अगला है, लेकिन एक चीज देखोगे कि 1 2 जितने भी नेचुरल नंबर्स है ना वो सारे कवर्ड हो जाएंगे, चाहे ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, मिला जुला के सारे नेचुरल नंबर्स कवर्ड हो जाएंगे, और उसकी कोडोमेन भी यही दी गई है n, तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाएगा, तो फंक्शन ऑन टू बट नॉट 1 1, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में उन्होंने आपसे पूछा है साइन इनवर्स cos 13π/5। आसान क्वेश्चन है, साइन इनवर्स cos को ब्रेक कर लो, 2π प्लस 3π/5 है। 2π से जब आगे जाएंगे तो cos 2π प्लस 3π/5 हो जाएगा cos 3π/5। ठीक है, और साइन इनवर्स को कन्वर्ट कर दो π/2 माइनस cos इनवर्स x, cos इनवर्स cos 3π/5। ये चीज अब देखने को मिलेगी, तो ये आपका आ जाएगा π/2 माइनस 3π/5। एलसीएम ले लो 10, इधर 5 जाएगा इधर 6 होगा, माइनस 5/10। ऑप्शन नंबर बी आई गेस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, माइनस 5/10। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 तक मैंने सॉल्व कर दिए, क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करते हैं। थोड़ी बहुत एम्बिग्यूटी क्वेश्चन नंबर 5 में भी है, जहां भी उन्होंने ओपन और क्लोज ब्रैकेट था ना, एम्बिग्यूटी उन्होंने बहुत जगह दे रखी है इस बार पेपर में। क्वेश्चन नंबर 25, जस्ट अ सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में उन्होंने पूछ रखा है साइन इनवर्स x ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x। ठीक है, देन x शुड लाई इन द इंटरवल, तो इसको आप सिंपल करोगे साइन इनवर्स x ग्रेटर देन π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, सॉरी π/2 माइनस साइन इनवर्स x, सॉरी π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ये इधर आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x ग्रेटर देन π/2 साइन इनवर्स x ग्रेटर देन π/4। ऑप्शंस आप देखोगे तो ऑप्शंस इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया हुआ है 1/√2 से 1, क्योंकि 1/√2 पे वैल्यू π/4 हो गया, फिर उससे बढ़नी शुरू हो जाएगी, 1 पे वैल्यू आपकी π/2 आएगी, बट इन्होंने ओपन ब्रैकेट दे दिया है। हालांकि इन्होंने पूछा शुड लाइन द इंटरवल, तो इस इंटरवल के बीच ठीक है, हालांकि इन्हें देना क्लोज ब्रैकेट चाहिए था, तो ये एम्बिग्यूटी, वैसे आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में उन्होंने एक मैट्रिक्स दे रखा है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, a प्लस a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू i। ठीक है, इसका ट्रांसपोज अगर ऐड करोगे आप तो ये आपका a ट्रांसपोज की वैल्यू पहले निकाल लो, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, इसको और इसको ऐड कर दो इन दोनों को, तो ये आपका आ जाएगा a प्लस a डैश 2 cos अल्फा 0 0 2 cos अल्फा। ठीक है, 2 cos अल्फा, ये मैट्रिक्स आ गया, ये i के बराबर है 1 0 0 1। ठीक है, मैंने सही किया ना, बट मुझे चेक कर लेना, तो देयर माइट बी कैलकुलेशन एरर, cos साइन cos अल्फा। ठीक, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। तो cos अल्फा आपका हो जाएगा हाफ के बराबर, अल्फा आपका हो जाएगा π/3। ठीक है, π/3 आपका ऑप्शन नंबर बी है, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, डिटरमिनेंट पूछा गया 27 क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में ये भी आसान क्वेश्चन है। y प्लस के वाई 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 प्लस के वाई 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 प्लस के। सिंपल आपको दिख रहा हो, कोई भी कॉलम या तीनों रो में से कुछ भी एडिशन में डाल दो तो ये आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 3y प्लस के 3y प्लस के 3y प्लस के वाई वाई। अब ऐसे ऐड कर दिया मैंने, कॉलम वाइज ऐड किया। वाई प्लस के वाई 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 प्लस के, ठीक है। 3y प्लस के कॉमन निकाल लो, 3y प्लस के कॉमन आ गया 1 1 1 वाई वाई प्लस के वाई 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 प्लस के। अब तो आपको पता है सबट्रैक्ट कर दो, दो रोज को कोई भी जीरो बना दो, तो जब आप जीरो बना के उसको देखोगे तो इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से के स्क्वायर बाहर आ जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा के स्क्वायर 3y प्लस के, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। कुछ नहीं करना है, जीरो बनाते जाना है। इसमें ऑपरेशन लगा देना C2 माइनस C1 C3 माइनस C1, सिंपल। फिर एक साइड सॉल्व कर लेना, के स्क्वायर आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28, एक मैट्रिक्स इन्होंने दे रखा है 1 -2 4 2 -1 3 4 2 0, और ये इन्होंने बता रखा है दिस इज मैट्रिक्स ए एंड इट इज द एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बी। मतलब इस तरह का कुछ इन्होंने गिवन है, एडजॉइंट बी इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। देन बी इनवर्स इक्वल टू, तो देखो बी इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स होगा एडजॉइंट बी अपॉन डिटर्मिनेंट बी। एडजॉइंट बी की वैल्यू क्या है, ए अपॉन डिटर्मिनेंट बी, मतलब हमें निकालना क्या है, हमें डिटर्मिनेंट बी निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, एडजॉइंट बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट बी n-1, ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। एडजॉइंट बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट बी n-1 वेयर n इज द डिग्री ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। एडजॉइंट बी का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, आप ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो एडजॉइंट बी और डिटर्मिनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ए का डिटर्मिनेंट मैं निकाल के बताता हूँ। ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 -6 प्लस 2, मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ इसको, फर्स्ट रो के रहा हूँ 0 -12 प्लस 4 4 -4 8 4 -4 8, तो ये आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा -24 -6 -12 -24 -30 प्लस 32, ये आपका 2 आ जाएगा। इस जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 आई है इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, जो ये वाली यहाँ पर है, तो ये आपका आ जाएगा एडजॉइंट बी की वैल्यू 2 आ गई इज इक्वल्स टू बी n-1, n की वैल्यू 3 है तो ये स्क्वायर आ जाएगा, 3 को 3 into 3 का मैट्रिक्स है, तो बी की जो आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी दैट कम्स आउट टू बी +-√2। जब +-√2 आ जाएगा तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा a +-√2। ऑप्शन डी अगर आप चेक करेंगे तो ऑप्शन डी आपका यही है। समझ आए कैसे करने इस वाले क्वेश्चन को। एडजॉइंट बी का आपने फॉर्मूला लिखा मॉड बी n-1, अब एडजॉइंट बी का डिटर्मिनेंट तो आपको डायरेक्टली पता नहीं था, तो लेकिन आपको ए का पता था, तो ए से उसको किया हमने, ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पुट किया क्योंकि वो एडजॉइंट बी के डिटर्मिनेंट के बराबर है, और उसको बी के बराबर इक्वेट करा दिया, तो वो डिटर्मिनेंट आ गया +-√2, ए का हमने निकाल लिया, और ये तो फॉर्मूला है बी इनवर्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन एक मैट्रिक्स का है, मैट्रिक्स के दो रोज आइडेंटिकल है, फिर a की पावर 5 माइनस a की पावर 4, तो वो तो दो रोज आइडेंटिकल है, आंसर 0 हो जाएगा, वो मैं नहीं करवा रहा। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 30 भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 30 में e की पावर -6 पूछा गया भाई, और उसका डबल डेरिवेटिव पूछा गया, और फिर उसको y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो अगर e की पावर -6 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -e की पावर -x, फिर एक और बार डबल डेरिवेटिव लगाएंगे तो वो माइनस हट जाएगा, e की पावर x का आंसर y आ जाएगा, तो 30 का भी आपका आंसर y हो जाएगा b। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 देखते हैं। 31 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी में शायद वैसा ही मिलता जुलता वैसा ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तो मैंने बता दिया, e की पावर -x की डिफरेंशिएशन बहुत आसान है। x इज इक्वल्स टू t² + 1
एंड y इज इक्वल्स टू 280। ठीक है, इनमें आपको डेरिवेटिव निकालना है, डी स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो पहले तो आप dy ओवर dt कर लो, तो dy ओवर dt आपका आ जाएगा 2a, फिर dx अपॉन dt कर लो, तो dx अपॉन dt आपका आ जाएगा 2t। ठीक है, ये आ गया। अब एक काम करो, अब कर दो dy ओवर dx, तो dy ओवर dx आपका आ जाएगा 2a अपॉन 2t, 2a अपॉन, जस्ट अ सेकंड कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेता हूँ, 2a, ठीक है, और 2t बिल्कुल सही है। तो ये आपका आ जाएगा dy ओवर dx आपका आ गया a बाई टी, डबल डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका आ जाएगा माइनस a बाई टी स्क्वायर dt बाई dx। अब ध्यान से देखो dx बाई dt क्या था 2t, तो dt बाई dx क्या हो जाएगा 1 बाई 2t, पुट कर दो t स्क्वायर 1 बाई 2t। एक मिनट, t की पावर -1, हाँ ठीक है, dt बाई dx, फिर dt बाई dx आ जाएगा और उसकी वैल्यू 1 बाई 2t हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर माइनस a अपॉन 2t क्यूब, माइनस a अपॉन 2t क्यूब। अच्छा, t क्यूब की जो आपकी वैल्यू है, जस्ट अ सेकंड, हाँ t क्यूब ने वैल्यू भी दे रखी, t को a पे पुट करना है, तो माइनस a अपॉन 2, t की वैल्यू a क्यूब, तो a क्यूब डाल दो, तो ये a कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 2a स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। हो सकता है कैलकुलेशन में मुझसे कहीं एरर हो गई हो, तो आप चेक कर लेना। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की कि कैलकुलेशन में भी एरर ना हो, बट इनकेस अगर कैलकुलेशन में कोई एरर हो तो बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी तरीका सारे सही है, जो भी तरीके मैंने आपको बताया करने के, क्योंकि मैं लिमिटेड टाइम में पेपर करना है, तो हमारे पास पूरा सब्जेक्टिव तरीका नहीं है पेपर करने का। अगला क्वेश्चन है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएबल एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स। ठीक है, ये है फॉर x लेस देन 1 और ये है फॉर x ग्रेटर देन 1। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं, पहले तो आप कंटिन्यूटी निकालो, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ गया तो डिफरेंशिएबल तो होना ही नहीं है, लेकिन इसमें अगर आप चेक करोगे तो फंक्शन कंटिन्यूअस आ जाएगा। फिर अब ये नहीं समझ आ रहा कि फिर कैसे करें, फिर आपके पास ऑप्शन बचता है LHD RHD लगाने का, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, बट उससे बेटर है जो भी इस तरह का एमसीक्यू में क्वेश्चन है, दोनों से डिफरेंशिएट मार दो। इसको डिफरेंशिएट मार दो, ये आपका 2x आ जाएगा, 1 पे वैल्यू देख लो, 1 पे वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, इसको डिफरेंशिएट मार दो -1 आ रही है, यही दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। सिंपल, दोनों साइड डिफरेंशिएट मारे, इधर 2x मारे इधर -1 आया, दोनों एक दूसरे के बराबर ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। या अच्छा, आपका क्वेश्चन नंबर 32 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा गया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर is equals to 27 as tangents parallel to x axis, tangents parallel to x axis। मतलब इस तरह की सिचुएशन कब आती है, जब dy ओवर dx की वैल्यू 0 होती है, तभी होती है। इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो 2x माइनस y माइनस x dy ओवर dx प्लस 2y dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 0। हमें करना है क्या, dy ओवर dx को 0 पुट करना है, इसको 0 इसको 0, दोनों 0 हो गए। अब देख लो, अभी आपका सॉल्व होकर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2y। ठीक है, नहीं एक मिनट, ये नहीं आएगा मुझे, मिनट इस तरफ से, एक मिनट, जस्ट dy ओवर dx को 0 करना है ना, हाँ, तो 2x माइनस y माइनस x dy ओवर dx प्लस 2y dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 0। अब देखो dy ओवर dx 0, dy ओवर dx 0, 0 0, तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2x। ऑप्शन में देखो कौन कौन सा ऑप्शन है जब y इक्वल टू 2x है, तो एक ऑप्शन नंबर ए है, इसमें 3,6 आंसर है, और -3,-6 ये सेटिस्फाई कर रहा है, ए आंसर हो जाएगा, बाकी किसी में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 33। अगले क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 34 भी अच्छा क्वेश्चन है, करके गए हो तभी होगा, वरना वहां एग्जाम में अटक सकते हो। क्वेश्चन नंबर 34 पे, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया, a wire of length 20 cm is bent in the form of a sector of a circle, the maximum area that can be enclosed on the wire। देखो 20 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ, ठीक है। अच्छा, सेक्टर के फॉर्म में कैसे होगा, ऐसे होगा,
यहाँ कुछ थीटा एंगल बना रहा होगा, ये आर होगा सर्कल का और ये एल होगा। मान लो क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है, ठीक है, टोटल लेंथ। तो ये हो जाएगा आपको 2r + l = 20। ये समझ आया कैसे? जब सेक्टर के फॉर्म होगा तो दो साइड रेडियस आ जाएगा और एक साइड आर्क की लेंथ हो जाएगी, तो ये l हो जाएगा। तो 2r + l = 30। अच्छा, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? सेक्टर का फॉर्मूला का एरिया होता है r² θ/2, ये होता है। वेरीफाई करके देख लो, थीटा को 2π डाल दो पूरे सर्कल के लिए, तो r² × 2π/2 πr² आ जाएगा, जो आपको सर्कल का एरिया का फॉर्मूला भी होता है। तो बिल्कुल सही है, r² θ/2। अब थीटा को कैसे रिप्लेस करें? थीटा को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है। थीटा की वैल्यू अगर हमने आर की उसमें पढ़ी होगी, थीटा = होता है l/r, तो थीटा को l/r डाल दो, a = r² × l/r / 2। r से एक आर कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपका rl/2, ठीक है। अब हमें इसमें भी एक इक्वेशन पता है, इक्वेशन 1, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, l की वैल्यू डाल दो 20 - 2r, तो ये आ जाएगी r 20 - 2r। 20 - 2r आ गई, ये आपका एरिया हो गया, एरिया आपका आ गया 20r - 2r², ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो आर के रिस्पेक्ट में, मैक्सिमाइज करने क्या करना है, मैक्सिमाइज ही करना है ना, तो dA/dr कर दो, dA/dr को 0 के बराबर कर दो, dA क्या आ जाएगा 20 - 4r, ये हो गया ना 2r²। r की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है, r की वैल्यू 5 आ गई। अब r की वैल्यू 5 से पुट करके देख लो, तो ये इसमें l की वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 2 × 5 10, 20 से सब्ट्रैक्ट किया 10, l की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी। अब एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला आपका आ रहा था rl/2 डाल के देख लो, तो एरिया आपका आ जाएगा r 5 × l 10 / 2, ये 2 से कटा 5, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर यूनिट्स डाल देना करने, ठीक है। ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 सिंपल है काफी, कर देता हूं मैं। हम सेक्शन सी पे निकल गए या नहीं निकले अभी, जस्ट लेट मी चेक। नहीं, सेक्शन सी पे नहीं आया अभी, आने वाले हैं सेक्शन सी, अभी सेक्शन बी चल रहा है। ये क्वेश्चन अच्छा था, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, तभी क्वेश्चन हो पाता है। और भी कोई तरीका हो सकता है आपने किसी और तरीके से किया, बट जो उस समय सबसे सही तरीका मुझे लगा, मैंने आपके साथ वो शेयर किया। अच्छा, अब चलते हैं अगले उस पे, अगला का क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ सेकंड। फंक्शन x - sin x डिक्रीजेस फॉर, क्वेश्चन नंबर 35। x - sin x किसके लिए डिक्रीज करता है? क्लियर सी बात है, डेरिवेटिव डालो, f' x = 1 - cos x, इसको लेस देन 0 कर दो, ये आ जाएगा आपका cos x greater than 1, नॉट पॉसिबल। ये चीज तो हो ही नहीं सकती ना, तो नो वैल्यू ऑफ x, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है, यस हाँ डी, नो वैल्यू ऑफ x, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 है, इफ थीटा इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स y² = 4x, एक कर्व है y² = 4x and ay = 2x² at a, 2a, then the value of tan theta। सिंपल क्वेश्चन है, 2y dy dx निकाल लो पहले यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा 4ax, तो a, 2a डाल दो, तो ये 4a dy/dx, ये इसका tan आ जाएगा = 4a × a², तो 4a कट जाएगा, तो dy/dx की वैल्यू a आ जाएगी पहले वाले के लिए। चेक कर लो कैलकुलेशन, 4a dy/dx 4a a, हाँ बिल्कुल सही। और इसके लिए जब डेरिवेटिव डालोगे तो a dy/dx = 4x, तो x की वैल्यू कितनी है, a है, तो ये कट जाएगा, तो dy/dx की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, dy/dx की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4 आ जाएगी, a dy/dx = 4x, बिल्कुल सही है। तो ये आपके आ जाएगी आंसर वैल्यू 4, और यहाँ से कितनी आ रही है, यहाँ से आपकी वैल्यू आ रही है 2y। अच्छा, ये x नहीं आएगा, ये x कैसे आएगा, तो फिर डेरिवेटिव होकर 4a आ जाएगा ना, हाँ, तो ये आपका 1 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 1। एक साइड से आंसर 1 आ गया, एक साइड से आंसर 4 आ गया। tan थीटा के फॉर्मूला में डाल लो, tan थीटा की वैल्यू होती है m2 - m1 / m1 + 1 + m1 m2, ये हो जाएगा m2 - m1 4 - 1 / 1 + 4 × 1, तो ये आपका हो जाएगा 3/5। 3/5 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड एलपीपी का क्वेश्चन है, कल ये आप कर लोगे। और 38 भी एलपीपी का क्वेश्चन है, इसके आगे चलते हैं। 38 एलपीपी, 37 एलपीपी देख रहा हूँ मैं, इसके आगे 39, हाँ 39 भी एलपीपी और 40 भी एलपीपी। 39 सारे आसान है, सब में बस वैल्यू डालते जानी है। अब सेक्शन सी पर आ जाओ। सेक्शन सी में कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं। पहला रिलेशन का है, ठीक है, उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। रिलेशन में तो ज्यादा टफ ऐसे अभी नहीं आते, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, 3 रिलेशन पता होने चाहिए, सारे क्वेश्चन बन जाते हैं उसमें, वो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर इस पर सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में 41 रिलेशन का है। 42 में डिटर्मिनेंट निकालना है। ये वाला साइन होता है 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। तो इससे कंफ्यूज मत होना, सिंपली कैलकुलेशन में डिटर्मिनेंट निकालना है। अच्छा, उसके अगला क्वेश्चन है 43 का, क्वेश्चन नंबर 43। ये थोड़ा लंबा बन सकता है। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन है ना जो लंबे आ रहे थे। 1 माइनस tan थीटा इंटू 1, और फिर इनवर्स से मल्टीप्लाइड था 1 tan थीटा और माइनस tan थीटा बाई बाई। देखो अब इसका इनवर्स था और इसको किसी a माइनस बी ऐसे b और a के बराबर कर दिया। देखो इसमें करना क्या बेसिकली इस क्वेश्चन में इसका इनवर्स निकाल लो, बहुत आसान है, 2 मिनट में निकल जाएगा। 1 tan थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, 1। सबसे सिंपल है। सबसे पहले तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे 1 मिनट, हाँ ये इधर ऐसे हो जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 1 माइनस tan थीटा अपॉन tan थीटा, को फैक्टर से एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, यही आंसर होगा। ये आ जाएगा इसका, नहीं ये इनवर्स आ जाएगा, 1 मिनट, हाँ ये इसका इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। इनवर्स एक बार आ जाएगा, फिर जब आप इसको सॉल्व करना मल्टीप्लाई, और हाँ इसको उससे भी डिवाइड कर देना सेक स्क्वायर थीटा से, क्योंकि वो डिटर्मिनेंट से डिवाइड होता है, तो वो चीज भी निकल जाएगी। 1 मिनट, 1 हाँ इसका ट्रांसपोज लोगे तो इनवर्स आएगा, उसको सेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देना। आपका जो कुछ फाइनल आंसर आएगा कुछ ऐसा आ जाएगा, cos 2 थीटा, ठीक है, माइनस sin 2 थीटा, फिर sin 2 थीटा और sin थीटा, नहीं cos थीटा, cos 2 थीटा, ठीक है। इसका इनवर्स निकाल लेना। इसका इनवर्स निकालना बहुत सिंपल है, 2 into 2 का मैट्रिक्स है, बस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है कि उसको सेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना मत भूलना। cos स्क्वायर थीटा बाहर मल्टीप्लाइड में रहेगा, वो जब आप करोगे कैलकुलेशन तो आपको वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट पासेस थ्रू द पॉइंट। ये भी आसान है, डिफरेंशिएट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। डिफरेंशिएट करके स्लोप को ऐसा निकालना जो मल्टीप्लाई करने पे -1 है। नॉर्मल की स्लोप ऐसे निकलती है ना, जो भी डिफरेंशिएट करने पर आंसर आएगा उसमें -1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 44 तक। क्वेश्चन नंबर 45 आपको बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 45 कैलकुलेटिव है बस थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 45 आपका हो जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन 2 साइन इनवर्स x, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे y1, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1/1 माइनस 4 साइन इनवर्स। जस्ट अ सेकंड, पहले इसका डेरिवेटिव करो, 1 माइनस साइन, मैंने ना अंदर चेन रूल लगा दिया, पहले इसका डेरिवेटिव करो तो वो तो आ जाएगा cos 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। फिर अंदर वाले का चेन रूल लगा के डेरिवेटिव, तो हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा डेरिवेटिव 1। डेरिवेटिव 2 के लिए क्या करना, इसी चीज को फर्स्ट फंक्शन मान लेना, इसको सेकंड फंक्शन मान लेना, या तो प्रोडक्ट या तो डिविडेंड रूल लगा देना, डिवीजन वाला, तो वो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। सबसे अच्छा इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड फंक्शन मान लेना, y2 की वैल्यू आ जाएगी। आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आई गेस ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, x y1 माइनस 4y। जब सेटिस्फाई करोगे उस पर तो ये वो इसके इक्वल आ जाएगा, ये वाली जो आपसे टर्म पूछी गई है, ठीक है। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 45 तक। अब आ जाते हैं टॉपिक के मेन पार्ट पे, जिसके लिए मैंने मेन ये समझाने के लिए सोचा, वो इसके साथ साथ ये भी समझा था। केस स्टडी का क्वेश्चन इसमें रिलेटिवली सिंपल है, सेकंड वाले शिफ्ट में टफ है, बट देख लेते हैं। फिर भी केस स्टडी के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में वॉल्यूम पूछा गया है सिलेंडर का। सिलेंडर हाफ सिलेंडर है, तो हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम फुल का होता है πr²h, तो हाफ का कितना हो जाएगा πr²h/2। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है,
ये तो सिंपल है। फिर है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कास्टेड हाफ सिलेंडर। देखो टीएसए क्या होता है पूरे सिलेंडर का, टीएसए ऑफ होल सिलेंडर, ये तो आपने 10वीं में पढ़ा है टीएसए ऑफ होल सिलेंडर। तो टीएसए ऑफ होल सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो टीएसए ऑफ हाफ सिलेंडर कितना होगा, हाफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें 3 टर्म्स दी हुई, 3 टर्म्स इसमें दी हुई, ध्यान से देखो तो नीचे एक रेक्टेंगुलर बेस है, उसका भी तो एरिया लोगे ना सरफेस एरिया, तो वो हो जाएगा 2r इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये आपका टोटल जो एरिया आ जाएगा टीएसए ऑफ टोटल, टीएसए टोटल हाफ का, वो आ जाएगा इतना पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2r h। ऑप्शन नंबर बी आई गेस। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था टोटल सरफेस एरिया कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वी एंड आर एस। जब आप इसमें चेक करोगे, ये मतलब चेक करने वाली पार्ट चीज ये है, जैसे देखो आपको पाई आर स्क्वायर दिखना था, जिस भी ऑप्शन में पाई आर स्क्वायर दिख रहा है पहले उसको टारगेट कर लो। तो पाई आर स्क्वायर आपको 2 में दिख रहा है, सी और डी में। डी ऑप्शन में क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, पेपर सामने रखना। डी में क्या 2 पाई आर स्क्वायर दिख रहा है, हमें तो एक ही पाई आर स्क्वायर चाहिए, तो एक बार सी से चेक करना। तो सी में जब आप चेक करोगे तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2v पाई बाई 2 अपॉन पाई आर। v की वैल्यू कितनी है पाई आर स्क्वायर h बाई 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर h पाई प्लस 2 अपॉन पाई आर। यहां से कट जाएगा, ये r बच जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 2 प्लस पाई आर h प्लस 2r h, सेम एज इट इज जो हमारा टीएसए था। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फॉर अ गिवन सिलेंडर ऑफ हाफ वैल्यू द टोटल सरफेस एरिया S इज मिनिमम। अभी मिनिमम मैक्सिमम का क्वेश्चन है, इसके लिए आपको एओडी लगाना पड़ेगा, लगाते हैं। 3 पार्ट तक आसान था, यहां भी आसान है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। देखो फॉर गिवन, फॉर क्वेश्चन नंबर 49 जो है इसका देखिए क्वेश्चन हमारा बच रहा है। फॉर अ गिवन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम V द टोटल सरफेस एरिया इन इज मिनिमम। देखो टीएसए कितना आ रहा है, ऊपर वाले टर्म को इक्वेट करो, टीएसए आपका आ रहा है पाई आर स्क्वायर प्लस 2v पाई प्लस 2, ठीक है, अपन पाई आर। ठीक है, अच्छा अब इसको क्या करना है, इसी सरफेस एरिया को हमें करना है मिनिमम। मिनिमम करने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट मारेंगे, ये आपका एस है, वेरिएबल आर मान लेते हैं, वॉल्यूम पे फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारेंगे, ये आपका हो जाएगा ds अपॉन डी आर, इसी को 0 के बराबर रखेंगे, ds अपॉन डी आर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2 पाई आर प्लस 2v पाई प्लस 2 अपॉन माइनस पाई आर स्क्वायर। 1 अपॉन आर का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई आर स्क्वायर। इसको जब 0 के इक्वल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 2v पाई प्लस 2 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से 2 कट जाएगा, जो कट सकता है काट दो। अच्छा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आ जाएगा पाई स्क्वायर आर क्यूबिक इज इक्वल्स टू v पाई प्लस 2। देखो इस तरह का कोई ऑप्शन दिख रहा है, आई गेस इस तरह का ऑप्शन आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए आपका यही, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगली चीज पूछ रखी है, इसमें मैंने देखा था कुछ बच्चों को सॉल्व करने में दिक्कत आई, जबकि यहां तक इसने सॉल्व कर लिया है, उसको इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बट मे बी द एग्जाम टेम्परामेंट द रेशियो h by 2r फॉर s to be मिनिमम। ठीक है, मिनिमम एक्सप्रेशन आया ना, ये मिनिमम के लिए एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को यूज करो। यह आ जाएगा आपका पाई स्क्वायर आर क्यूबिक इज इक्वल्स टू v पाई प्लस 2। ठीक है, v की वैल्यू क्या हमें पता है, पाई स्क्वायर आर क्यूबिक इज इक्वल्स टू v की वैल्यू पाई आर स्क्वायर h by 2 है, पाई आर स्क्वायर h by 2 पाई प्लस 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ आर क्यूबिक है, एक आर बच जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पाई पाई कट जाएगा, तो यहाँ आपका बच जाएगा पाई एच इज इक्वल्स टू, नहीं पाई एच नहीं, पाई आर, पाई आर, उसके डेरिवेटिव मारने की जरूरत नहीं थी क्या, पाई आर इज इक्वल्स टू पाई एच अपॉन 2 पाई प्लस 2। ठीक है, पाई नहीं, यहाँ पाई नहीं रहेगा। ठीक है, अब आपको पूछा क्या गया है, h अपॉन 2r मिनिमम के लिए निकाल रहे हैं, तो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू h अपॉन पाई प्लस 2। तो h अपॉन 2r, तो दोनों साइड रीअरेंज करो, तो पाई अपॉन पाई प्लस 2 ये आपका आ जा रहा है h अपॉन 2r। तो यही रेशियो पूछी हुई थी, h अपॉन 2r की रेशियो मिनिमम के लिए कितनी होनी चाहिए,
हमने सिंपली क्या किया, जैसे हमने ये एक्सप्रेशन निकाल लिया कि मिनिमम के लिए एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, उसी को रीअरेंज करके हमने v की वैल्यू डाल दी पाई आर स्क्वायर h बाई 2, फिर उसी को रीअरेंज किया तो h अपॉन 2r की वैल्यू आ गई पाई अपॉन पाई प्लस 2। सो इसी के साथ आपका सेट ए जो था वो पूरा मैंने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है मैं कल तक अपलोड करूं सेट बी के सॉल्यूशंस की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। सीबीएसई टर्म 1 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सेट 1 कंप्लीटली सॉल्व। कोई भी डाउट तो भाई मेरे से कोई कैलकुलेशन अगर होगा कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, ठीक है। वैसे मैंने पूरी कोशिश किया, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो मैं हैंड रिटन सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड कर दूंगा। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट्स। थैंक यू।